स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलता हूं पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। और आज, जैसा कि आप जानते हैं, बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके सामने बजट की पूरी एनालिसिस, इसका पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स या की टेकअवेज नहीं है, ये प्रॉपर एनालिसिस है। तो आइए देखते हैं बजट क्या कहता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारी जितनी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल है। आप जरूर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़े। इसी के साथ साथ आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। भारत सरकार ने अमृतकाल, जो आखिरी 25 साल है, उसका पहला बजट प्रस्तुत किया और जनरल इलेक्शंस जो 2024 में होने वाले हैं, उसके पहले का आखिरी कंप्लीट बजट प्रस्तुत करा। तो विजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 75 साल का या 25 साल का नहीं है। विजन जो है वो पूरे 100 साल का है, जो कि 2047 2047 100 इयर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है आप लोगों के समक्ष ये रखने में कि भारत की आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो एस्टिमेट करी गई है आने वाले पीरियड में, आने वाले टाइम में, वो 7% यानी कि 7% है, जो कि हाईएस्ट होगी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं में, कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा। तो ये जो विजन है ये हमें लेकर जाएगा 2047, जहां पर हम भारत को एक उभरते हुए सितारे की तरह, एक ब्राइट स्टार की तरह, एक शाइनिंग स्टार की तरह देख सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, भारत में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें होने जा रही हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए जो अगले 25 साल का विजन है, विजन फॉर अमृतकाल, ये चीज आपको बताते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द विजन फॉर अमृतकाल। तो सबसे पहले आप लोग यानी कि जितने जवान लोग हैं, द यूथ ऑफ इंडिया हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। तो यूथ को एम्पावर करना, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी है वो एक डिविडेंड बन के तब आएगी अगर यूथ के ऊपर फोकस करा जाए और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इस वजह से यूथ पे फोकस और उसी के साथ साथ स्किलिंग एंड नॉलेज ऑफ यूथ को एनहांस करने पे फोकस। तो ये दोनों चीजें इकट्ठे हो तब जाके हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज कर पाएंगे। आई रिपीट, तभी जाके हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज कर पाएंगे। बिकॉज दिस वुड रिजल्ट इनटू एम्प्लॉयमेंट, दिस वुड रिजल्ट इनटू कॉर्पोरेट ग्रोथ एज वेल एज इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल ग्रोथ, कॉर्पोरेट ग्रोथ, दोनों चीजें होंगी जिसकी वजह से भारत की पूरी स्थिति, इस स्थिति को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन वुड ड्रास्टिकली इंप्रूव। तो ये हमारा विजन है अमृतकाल के चलते या अमृतकाल को लेते हुए। तो आइए देखते हैं इस बार बजट डिवीजन ने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करा है वो भी ग्राफिक रिच है। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद फोकस ऑन द यूथ, और यूथ के लिए ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जिसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, या जिस काम के होने के लिए नॉलेज और स्किल की जरूरत है। और यदि हम इन दोनों चीजों पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, भारत के मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सुधार आता है। तो आपको फोकस सही चीजों पे करना है, रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि वो देखते देखते ही आएगा। जिससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, हम आपको सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आपको वैसे भी पता होने चाहिए। ये आंकड़े डेफिसिट से एसोसिएटेड है, टैक्सेशन कलेक्शन से एसोसिएटेड है और कंपैरिजन से एसोसिएटेड है। आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सो इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर, की नंबर्स क्या बात करता है, फिस्कल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे डेफिसिट्स कितने हैं। जो काम की फिगर है वो है डेफिसिट। तो आइए देखें कि फिस्कल डेफिसिट जो है
वो 3.5% है, 3.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज अलाउड फॉर द स्टेट्स। राज्यों को 3.5% तक का फिस्कल डेफिसिट अलाउड है। एक्चुअली ये आंकड़ा 3% है, लेकिन पावर कंपनीज को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा 5% का लीवे दिया गया है, क्योंकि पावर यानी कि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन या खर्चा होता है। मैक्सिमम डिस्कॉम्स लॉसेस में है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया जा रहा है। इंटरेस्ट फ्री लोन ये कई सारी वजहों के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान स्टेट्स का बहुत मैसिव रेवेन्यू लॉस हुआ। तो रेवेन्यू लॉस हुआ यानी कि आमदनी कम हो गई और खर्चे बढ़ गए। इस वजह से इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए उनको फंड्स दिए जा रहे हैं, वो लोन के तौर पे दिए जा रहे हैं, जो कि 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं। फिस्कल डेफिसिट फॉर 22-23 जिस साल में हम अभी हैं इज 6.4% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर 2023-24 ये 5.9% होगा बजटेड एक्सपेंडिचर का, यानी कि हमें कम लेवल पे फिस्कल डेफिसिट देख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट में गिरावट की ओर एम कर रहे हैं और ये टारगेट है कि 4.5% पहुंच जाएगा 2025-26 तक। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का कम होना मतलब या तो सरकारी आंकड़ों में सरकार के रेवेन्यूज बढ़ना, उसकी आय बढ़ना, या उसके खर्चे कम होना। हमेशा ध्यान रखिएगा, खर्चे कम होना बहुत ही मुश्किल टास्क है, एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। इस वजह से रेवेन्यू को इंक्रीज करा जाता है। तो हम पाथ पे हैं कि हम 4.5% ऑफ जीडीपी पे फिस्कल डेफिसिट को पेक करेंगे। तो ध्यान रखें, फिस्कल डेफिसिट जो है वो मीट होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। तो इस ग्राफ के तहत आप देख सकते हैं ये एक डिवीजन है डेफिसिट्स का, जो कि रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.7% था 2021-22 में। 22-23 के बजट में ये 6.4% एस्टिमेट किया गया। इसके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी 6.4% आए। मैं आपको यह बता दूं कि अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, हम लोग फरवरी में हैं, मार्च एंड तक ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा। नियर अबाउट रिवाइज्ड फिगर 6.4% है, तो इसी के आसपास होगा। इसका एस्टिमेशन आने वाले साल में यानी कि बजटेड एक्सपेंडिचर का 5.9% कैलकुलेट किया गया है। फिस्कल डेफिसिट कम होना भारत के खर्चों पे एक कंट्रोल है या भारत की आमदनी में एक वृद्धि है, ग्रोथ है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट करा जाता है रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स के बीच में डिफरेंस देखते हुए। यहां आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में गिरावट है, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट भी 4.9 से 2.9% तक पहुंचेगा। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम, रेवेन्यू डेफिसिट कम होने का मतलब है कि आप रेकरिंग खर्चे कम कर रहे हो। आए दिन के खर्चे जो अनप्रोडक्टिव खर्चे होते हैं वो कम हो रहे हैं एट 2.9%। इसके बाद आती है बारी प्राइमरी डेफिसिट की, जिसका कैलकुलेशन होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ये कैलकुलेशन किया जाता है, जिसके तहत प्राइमरी डेफिसिट आता है, ये जो है ये 2.3% पर आएगा। इट वुड कम डाउन टू 2.3%। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1.7% पर आएगा। ये सारे आंकड़े, ये सारी फिगर्स जो हैं आप याद रखेंगे, तो इसका मतलब एस्टिमेटेड सारे डेफिसिट्स डाउन है, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स। इसी के साथ साथ आपको यह बता दें कि जो टैक्सेशन है उसकी तरफ हमारी कलेक्शन कैसी रहेगी और इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रॉस टैक्सेशन रिसीट्स जो कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, 2022-23 में 11.1% ऑफ जीडीपी वाज टैक्सेशन रिसीट्स, और ये सेम लगाने का अनुमान हो रहा है। इसका रीजन ये है कि भारत सरकार का टैक्सेशन रेवेन्यू का लॉस होने वाला है आने वाले साल में, क्योंकि उन्होंने काफी सारे ऐसे एग्जेम्पशंस दिए हैं जो आप लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। डिस्कस करेंगे। तो 11.1% ऑफ जीडीपी इज द टैक्सेशन कलेक्शन। इसका जो ब्रेकअप है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस,
यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच में, तो डायरेक्ट टैक्स जो है आप ये देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स विल बी 6% ऑफ जीडीपी, इनडायरेक्ट टैक्स विल बी 5.1% ऑफ जीडीपी। ये चीज आप ध्यान रखें कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है। ये ध्यान रखने वाला फिगर है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द डायरेक्ट टैक्सेस आर हायर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये चीज इस साल भी सच है और अगले साल के लिए भी सच है। एस्टिमेट जो है वो सेम लगाया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीजें जो है ये हमें आंकड़े दिखाती है। तो आइए एक क्विक नजर डालते हैं, एक रन थ्रू करते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक सरकार के क्या अचीवमेंट्स है। उन अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजीज ली और जो अपना पिलर्स ऑफ ग्रोथ को एस्टिमेट करा है वो क्या है। तो एक फटाफट नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 से लेके अभी तक पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति जो आय है वो बढ़ चुकी है, वो दुगनी से ज्यादा, मोर देन डबल होके तकरीबन 2 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है सालाना बेसिस पे। 1.97 लाख रुपीस पर पर्सन पर कैपिटा इनकम। भारत की इकोनॉमी जो है वो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है यूके को सरपास करके। ये एक फॉर्मल इकोनॉमी बन गई है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो फॉर्मलाइज सेक्टर में आ गए हैं, कानून अनुसार रजिस्टर्ड है। ये आंकड़े आते हैं ईपीएफओ क्योंकि इतने एक्स्ट्रा लोग हैं जिनका प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होने लग गया है। सो ईपीएफओ मेंबरशिप मोर देन डबलिंग टू 27 करोड़, विच इज अ लॉट बिग नंबर। 11.5 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि क्या ये टॉयलेट्स यूज हो रहे हैं या नहीं। ओनली आउटले एंड आउटपुट आर नॉट इंपॉर्टेंट, आउटकम इज मोर इंपॉर्टेंट। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर उज्ज्वला, हाईली इंपॉर्टेंट। एलपीजी कनेक्शंस, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस अब तक हो चुके हैं। 48 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स, विच इज अ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब तो खैर उससे डबल हो गया है क्योंकि इतनी जनता जो है वो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर थी। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्संस अंडर सुरक्षा बीमा एंड जीवन ज्योति योजना। ये सारी चीजें जो है ये अचीवमेंट्स रही है भारत सरकार की 2014 से लेकर अब तक। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस बार की बजट को ऑर्गेनाइज करा है। तो क्या है भारत सरकार की ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटीज? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, टर्न अराउंड, एक कंप्लीट चेंज देखने की बात हो रही है? आइए देखें। तो इसमें पहली जो चीज है वो है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस है, जहां पे एनआरएलएम रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो रूरल एरियाज में महिलाएं रहती हैं उनकी वृद्धि कैसे हो, उनका एम्पावरमेंट कैसे हो, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करके उनको स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ मर्ज करना है, या उनके माइंडसेट में जो ऑलरेडी बिजनेस वुमन छुपी है उसको एक पुश देना है, उसमें एक आग देनी है, उसको फ्यूल करना है। उस तरफ ये फोकस है ताकि रूरल एरिया से यूनिकॉर्न्स बनकर निकले। तो इट इज अ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव, इट इज अ गुड ऑब्जेक्टिव। इसी के साथ साथ जो भारत सरकार दूसरी चीज ट्रांसफॉर्म करने की बात करती है वो है विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा कौन है? हु इज विश्वकर्मा? रूरल आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, जो हाथ से काम करते हैं, जिन लोगों का काम जो है पहुंचता है और उनको अपने काम का पूरा रेम्यूनरेशन या पैसा नहीं मिलता। दे शुड नॉट फील दैट दे आर लेफ्ट अलोन। इनको अकेला नहीं महसूस करना है और इनके लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पर्टिकुलर बजट में। तो रूरल आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन को क्या कहा गया है? विश्वकर्मा, जिसके नाम से, इसी नाम से योजना भी आई है। इसके बाद जो है फोकस जो तीसरी चीज पे है वो है टूरिज्म पे। भाई जब पूरी दुनिया में टूरिज्म चलता है तो भारत जैसा सुंदर देश आपको पूरी दुनिया में कहां मिलेगा? यहां टूरिज्म क्यों नहीं होता? तो टूरिज्म जो है वो सेक्टर को पूरी तरीके से ड्राइव करने के लिए, चाहे आपको होटल इंडस्ट्री हो, कोई और सर्विस इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो, स्वच्छता की इंडस्ट्री हो,
इन सारी चीजों को मर्ज करके इकट्ठे एक कैलिब्रेटेड एफर्ट के रूप में सामने लाना है। ये टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसके साथ साथ एवरीथिंग दैट इज सपोज टू बी डन, आप कोई भी चीज करो, पूरी दुनिया में इनफैक्ट कोई भी चीज करनी है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ग्रीन इंडस्ट्रीज, ग्रीन पैनल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, तो ग्रीनरी या इको फ्रेंडली चीजों पर फोकस है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें भारत सरकार की तरफ से यहां पर पेश करी गई हैं, जहां पर फोकस है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टार्टअप्स की तरह देखी जाने की बात करी जा रही है। इनको हम यूनिकॉर्न के लेवल पे देखते हैं या ऐसा माइंडसेट उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर इनकलकेट करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल आर्टिजन क्राफ्ट पीपल, जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, उनके आउटपुट की क्वालिटी, स्केल, रीच, इसको और ज्यादा बढ़ाना है सो दैट इट बिकम्स रेम्यूनरेटिव फॉर देम। बात आती है टूरिज्म पे, जहां पर आप मिशन मोड में पार्टिसिपेशन किसकी लोगे? स्टेट्स की, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, पीपीपी की। और ग्रीन ग्रोथ में ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इक्विपमेंट, ग्रीन मशीनरी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और इन सब चीजों को अचीव करने के लिए भारत सरकार ने जो इस बार पिलर्स इंट्रोड्यूस करे हैं उनको कहा गया है सप्तऋषि। 7 pillars which have been encapsulated in this term, जो आपको ध्यान रखनी है, सप्तऋषि। देखिए कितना ट्रेडिशनल, कितना संस्कृति पे हेवी बजट या बजटरी टर्म्स हो गई हैं आजकल। अमृतकाल, बही खाता, सप्तऋषि, ये ध्यान रखिएगा। तो सप्तऋषि के 7 पिलर्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो कि इस ग्राफिक के रूप में भी आपको दिए हुए हैं। एक एक करके हर पिलर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे भारत सरकार ने उनकी तरफ क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। आइए देखते हैं। तो पहला जो पिलर है वो बात करता है इंक्लूसिवनेस की। इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, ये एक ओवरयूज टर्म है, तो उसमें एक्चुअली किस चीज पे फोकस करते हैं? अभी तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव है, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स दैट व्हाट सेक्टर आर यू फोकसिंग अपॉन। तो भारत सरकार ने इस बार स्पेसिफिकली कुछ ही सेक्टर्स पे फोकस करा है, जिसको लेकर कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं। तो पहला जो सेक्टर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। द फर्स्ट सेक्टर इज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जिससे कि भारत सरकार जो है डिजिटाइज्ड एग्रीकल्चर करना चाहती है, यानी कि डिजिटाइजेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक एनहांस्ड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो, एक एनहांस्ड नॉलेज शेयरिंग इंप्लीमेंट हो, और उसको एसोसिएट करा गया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसकी वजह से पब्लिक गुड्स बेहतर हो, यानी फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो, जो कि प्लानिंग, इंप्रूव्ड एक्सेस टू फार्म इनपुट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें फार्मर्स को एक आसान रूप में पेश कर पाए, जिसकी वजह से एग्री टेक इंडस्ट्री फार्मर्स को ग्रो करा पाए, या फार्मर्स की ग्रोथ इसके बेसिस पे हो। फार्मर्स की ग्रोथ का मतलब यह है कि फार्मर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स, तो किस चीज में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? इट शुड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड इट शुड इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी। साफ बात, फार्मर कमाता कितना है, तो जब तक उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर, एफिशिएंट या सरप्लस में और ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, फार्मर्स या किसान जो है उसी स्थिति में रहेंगे। तो उस चीज के लिए 2 स्कीम्स जो है डिजिटाइजेशन प्लस एक्सेलरेटर फंड लाए गए हैं, जिससे कि आप लोगों को रूरल एरियाज में आप एम्पावर करोगे, जिससे वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करें विच आर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। ये चीज करी जा रही है, इस चीज की तरफ फंड एलोकेशन है। सो इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स टू बी मेड। उसके साथ साथ जो तीसरी चीज है, जैसा कि आप जानते हैं, ये ईयर ऑफ मिलेट्स है। मिलेट्स भारत दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो आप ध्यान रखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का। ये सारे के सारे मिलेट्स लिखे हुए हैं, कंगनी, कुटकी, कोडो, चीना, कुट्टू, बाजरा, रागी, जवार। आपने कभी ना कभी ये चीजें जरूर खाई होंगी। तो अभी सर्दियां हैं, नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है। जरूर अगर आपने नहीं खाई हो तो जरूर खाने की कोशिश करिएगा, खाइएगा। तो मिलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव हो, तो मिलेट इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में सिचुएटेड है, उसके तहत यह चीज सोची गई है कि R&D मिलेट्स में इंप्रूव हो
और जो उनकी R&D इंप्रूव होगी उसके तहत नॉलेज शेयरिंग हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूस दोनों बेहतर हो. So they should be sharing the best practices, research and technologies at the international level. ये चीज बात करी जा रही है, भारत की तरफ मिलेट्स को लेकर फोकस है. बहुत अच्छी बात है. अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं, उस चीज की तरफ हमारे ऊपर फोकस करो. We should be known for that. तो this is the first factor of inclusiveness, the agricultural sector. Followed by that, जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से भारत सरकार का खास फोकस 2021 का बजट, 2022 का बजट और अब आज 2023 के बजट पे हेल्थ की तरफ बहुत मैसिव फोकस है. हालांकि अभी भी हमारा एलोकेशन हेल्थ की तरफ उतना परसेंट नहीं है जीडीपी का. इस बार भी डिफेंस की तरफ मैक्सिमम एलोकेशन किया गया है, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. सरकार ने कुछ अलग करा. सरकार ने नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने की बजाय या नंबर ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर सारा फोकस ना डालते हुए पैरामेडिक स्टाफ यानी कि नर्सिंग कॉलेजेस पे फोकस करा कि जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी तो होना चाहिए. 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस को इस बार अप्रूवल दिया है, जिससे कि पैरामेडिक स्टाफ की कभी कमी ना हो. उनकी वैल्यू अब समझ में आई, क्योंकि डॉक्टर्स लिमिटेड है, पैरामेडिक स्टाफ ने काफी चीजें कोविड में संभाली. Enhanced manpower मिलेगी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स में, लीडिंग टू बेटर हेल्थ सर्विसेज. So 157 new nursing colleges have been approved. Along with that, sickle cell anemia एक ऐसी बीमारी होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती है, आरबीसीज को, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन हमेशा कम होता है. तो सिकल सेल अनीमिया के लिए आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है. इसका कंप्लीट इरेडिकेशन, उसकी तरफ बात हो रही है. मिशन टू एलिमिनेट SCA by 2047. मेजॉरिटी ट्राइबल एरिया, जो आदिवासी रीजन्स है वो अफेक्टेड है, उन सबको ट्रीटमेंट जो है SCA का दिया जाए. फार्मा इनोवेशन, दवाइयां बनाई जाए जो कि टेक्नोलॉजिकली रिसर्च बेस्ड इनरिच्ड हो. ये बहुत जरूरी है. इट इज हाईली इंपॉर्टेंट. और उसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस जो है उसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचाई जाए. सो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स होने चाहिए. मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए. ये सारी की सारी चीजों पे फोकस करा गया है थ्रू द हेल्थ फैक्टर और प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ सॉल्यूशंस. इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा मिशन लॉन्च किया गया है. मुझे बड़ी खुशी हुई इस मिशन को देखते हुए. यह है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी. तो बच्चों के लिए जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो इस बिना पे बनाई गई है, जो बच्चे बेचारे कोविड के चलते स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल नहीं जा पाए, उनको स्कूल कैचअप करने के लिए ये सारी चीजें जो है ये बनाई गई हैं. तो नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट एंड अदर सोर्सेज टू प्रोवाइड नॉन करिकुलर टाइटल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा अंग्रेजी या हिंदी नहीं जानता. एंड इंग्लिश टू दीज फिजिकल लाइब्रेरीज. सो एट पंचायत लेवल, वार्ड लेवल, टू बेसिकली कवर अप फॉर द टाइम, पैंडेमिक टाइम लर्निंग लॉस. ये पहले पिलर की तरफ कंट्रीब्यूशन है. अब आते हैं दूसरी प्रायोरिटी पे. द सेकंड प्रायोरिटी फोकसेस अपॉन लास्ट माइल कनेक्टिविटी. इसकी तरफ भारत सरकार का फोकस रहा है टुवर्ड्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ADP. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में भारत सरकार ने 500 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनको आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह देखना चाहते हो. अब देखिए, एस्पिरेशन अगर आप देखते हो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा, तो उसमें आप क्या क्या चीजें देखते हो, वही सारी चीजें भारत सरकार ने इंक्लूड कर दी. इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इन मल्टीपल डोमेन्स सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए. इस वजह से इनको एस्पिरेशनल कहा जा रहा है कि हम उसकी तरफ देख के कहें वाह ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो. तो ये चीज करी गई है. इसके साथ साथ सिमिलर काइंड का फोकस रखा गया है आदिवासी एरिया में, टिपिकली उस आदिवासी एरिया में जिसको PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दिया गया है. इन PVTG एरियाज में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज जो लैकिंग है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने का पानी, प्रॉपर खाना, सड़कों के एक्सेस, ये सारी चीजें उन एरियाज तक पहुंचे. सो इससे होगा क्या कि आदिवासी एरिया की जो आर्थिक स्थिति है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बेटर होगी और उनकी हेल्थ या इम्यूनिटी और इंप्रूव होगी.
तो बेसिक फैसिलिटीज जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ये पीवीटीजी की तरफ फोकस है। यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि ट्राइबल एरियाज की तरफ इतना फोकस भारत सरकार ने इससे पहले नहीं करा है। यहां पे इतना फोकस देखकर खुशी होती है कि एटलीस्ट आदिवासी एरिया, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पीवीटीजीज की तरफ भी फोकस है। इसको सही मायनों में इंक्लूसिवनेस कहा जा सकता है। और उसके सिवा तीसरी जो चीज है वो है इंस्क्रिप्शंस को डिजिटाइज करना। देखिए, अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तो एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शंस जितने हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी कि एक ड्यूरेबल मटेरियल पे, पत्थर पे या किसी भी चीज पे इंस्क्रिप्शन जो पुराना लिखा हुआ था उसको आप डिजिटाइज्ड फॉर्म में लेकर आओगे। ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग और मुश्किल, पेशेंस वाला टास्क है। इसको किया जा रहा है SHRI के तहत, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस जो कि किया जाएगा अगले कुछ सालों में। एपिग्राफी यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनको आप डिसाइफर करके नोट डाउन करते हो, दैट हैव बीन एनग्रेव्ड इनटू ड्यूरेबल मटेरियल्स सच एज रॉक्स। तो उनको पढ़ना, उनको समझना, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। उसके बाद तीसरा जो पिलर है वो फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की तरफ भारत सरकार का मैसिव एलोकेशन और क्राउडिंग इन जो है वो अलाउ करी है। किस चीज की तरफ भारत सरकार क्राउडिंग इन देख रही है आपको बताते हैं। भारत सरकार ने खुद कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर का कमिट करा है, जो भारत की पूरी जीडीपी का 3.3% है, 3.3% ऑफ जीडीपी, 10 लाख करोड़। इट इज अ मैसिव सम, मैसिव अमाउंट। तो उस कमिटमेंट के तहत भारत सरकार यह देख रही है कि किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगाया जा सकता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उस कदर हो जाए कि हमें भी आप डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट में देखने लगे। तो इससे होगा क्या कि ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। और उसके साथ साथ एम ये कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर वुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट अ हायर अमाउंट। ये चीज बहुत जरूरी है, that crowd in private investments and provide a cushion against global headwinds। तो इस चीज के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ का आउटले जो है वो कमिट करा है, 3.3% ऑफ जीडीपी। एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन है भारत सरकार की तरफ से। इसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं जैसे फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, ये भी ऐसा ही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा एज दीज सेक्टर्स आर प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट अपॉन पब्लिक रिसोर्सेज। लेकिन आप यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देख रहे हो अलग अलग मॉडल्स के तहत, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो उसके लिए फाइनेंस सेक्रेटेरिएट बनाया गया है और उसके साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये एक बड़ा काम का फंड है कि अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो पैसा है वो आप बैंकों से ले सकते हो, और बैंकों से आप वो पैसा लोगे जो पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के शॉर्टफॉल में आ जाता है, यानी कि वहां पे नहीं दिया जाता बाहर। तो उसका जो है एक ऑल्टरनेटिव यूज बताया गया है। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू यूज ऑफ PSL शॉर्टफॉल। दिस विल बी मैनेज्ड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ध्यान रखें। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कि अर्बन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा यहां से लिया जाए, और ये होगा टियर 2 टियर 3 सिटीज में। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई में नहीं होगा। अहमदाबाद, लखनऊ, बनारस, ऐसे शहरों में होगा। और उसके बाद सिटीज को रेडी किया जाए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए, यानी कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस तरीके से भारत सरकार ट्रेजरी बिल्स या और ऐसे सर्टिफिकेट्स, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट ये इशू करती है, उसी तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की, अहमदाबाद की, कर्नाटका की, बॉम्बे की, वो भी बॉन्ड्स इशू करती है। बड़े सेफ और अच्छे बॉन्ड्स होते हैं और आपको पैसा वापस मिलता है सूद समेत, लेकिन वो तभी होता है अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि उस शहर की एक अच्छी क्रेडिट वर्दिनेस हो और बढ़िया हिस्ट्री हो। तो उसको डेवलप करना पड़ता है कई सालों में। तो क्रेडिट वर्दिनेस फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ये बने, उसके लिए आपको शहर को डेवलप करना पड़ेगा, और ये तभी होगा अगर आप ढंग से पूरा शहर मेंटेन करें। तो म्यूनिसिपैलिटी को अपनी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ाने के लिए फंड्स जो है वो अपने पास लाने पड़ेंगे। उसके लिए फंड्स लाने के लिए म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि किस रूप में आते हैं,
प्रॉपर्टी के रूप में आते हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्सेस ठीक से इकट्ठे करें और उसके साथ साथ गवर्नेंस रिफॉर्म्स में आप जो है आप एनहांसमेंट करें, तभी आप इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर पाओगे। उसके बाद चौथा पिलर आता है जो कि बात करता है अपना पोटेंशियल अनलीश करने के लिए, अपना हुनर अनलीश करने के लिए। पोटेंशियल अनलीश करने के लिए जो पहला मिशन है वो आप ही लोगों के लिए है। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप सोचिए आपको कॉन्स्टेंटली स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर फाउंडेशन कोर्स होता है 3 महीने का, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके बाद आपको 1 साल 2 साल बाद स्किल डेवलपमेंट की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो मिशन कर्म योगी, कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर लैक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो कि मतलब उस चीज से छूट चुके हैं, टच छूट चुका है, टू अपग्रेड द स्किल्स एंड फैसिलिटेट पीपल सेंटरिंग अप्रोच। यह मिशन कर्म योगी का ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ आजकल फोकस हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबलमेंट का। तो एआई इनेबल्ड लैब्स जो है वो चीज बन रही है। एआई इकोसिस्टम एंड नर्चर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फील्ड, जिनको समझ में आए या जिनके बेसिस पे ये चीजें एक्ट हो सके, तो इसके लिए कटिंग एज एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये सारी चीजें लगेंगी। उसके साथ साथ डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, जिससे कि इनोवेशन और रिसर्च स्टार्टअप्स के द्वारा बढ़े। भारत सरकार के मिशन में प्लस जो और स्टार्टअप्स हो रहे हैं अंडर डेटा गवर्नेंस पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट, जो कि आपको एक्सेस देगा हर तरह के डेटा पे। और 5G सर्विसेज, 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज, इसको सेटअप किया जा रहा है, जिससे कि आपकी स्पीड फास्ट हो, आपका एक्सेस फास्ट हो, आप बेसिकली एक एनहांस्ड स्पीड के साथ, एक बेटर इंटरनेट सर्विस के साथ आगे बढ़ सके। 5G सर्विसेज। जो पांचवा पिलर है वो फोकस करता है ग्रीन ग्रोथ, जो कि यूजर सेंट्रिक हो, जो कि एनवायरमेंटल सेंट्रिक हो। इसकी तरफ सबसे पहले फोकस किया गया एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे। देखते हैं 5 मिलियन मेट्रिक टन 5 MMT प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाय 2030 द कंट्री अज्यूम टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लीडरशिप। होगा क्या? कार्बन एमिशंस कम होंगे, क्योंकि नेट जीरो एमिशंस का टारगेट हमारा 2070 तक का है। तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी। ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। इसके साथ साथ जो है क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रणाम स्कीम के तहत प्रमोट किया जा रहा है। तो ऐसी कई सारी स्कीम्स जो है वो इंटरलिंक्ड है। फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम और रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ विल बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूटीज टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ऑर्गेनिक बेसिकली जाना है। उस ऑर्गेनिक को जाने के लिए भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं। दे विल बी सेट अप क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क। तो इससे केमिकल्स का यूज कम होगा, ऑर्गेनिसिटी बढ़ेगी, विच इज गुड फॉर द सॉइल एंड विच इज ऑल्सो गुड फॉर द ग्राउंड वाटर। बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है मिस्टी प्रोग्राम, जो हमारी कोस्ट्स हैं, जो कोस्टल इंपैक्ट होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि हरिकेन्स, टाइफून, साइक्लोन्स जो आते हैं, तो मैंग्रोव्स जो है उससे, उन एरियाज में मैंग्रोव से प्रोटेक्शन मिलता है ऐसी राइजिंग वेव्स के तहत। तो मैंग्रोव्स को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उनका इकोसिस्टम खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए मिस्टी प्रोग्राम है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेशंस एंड टैंजिबल इनकम्स। फुल फॉर्म्स ध्यान रखिएगा, टू प्रोटेक्ट द कोस्टलाइन एंड वाटर हैबिटेट्स फ्रॉम इरोजन। तो मैंग्रोव्स को रेस्टोर किया जाएगा, जितने हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अमृत धरोहर, रामसार साइट्स। रामसार साइट्स का नंबर जो है वो आने वाले टाइम में 75 तक बढ़ाना है। आपके लिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, भारत में कितनी रामसार साइट्स हैं। सो अमृत धरोहर इसका नाम रखा गया है, विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years टू एनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी। आप उसकी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेंगे, वेटलैंड्स को बेटर करेंगे, जिसकी वजह से टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, लोग भी घूमने जाएंगे, आपकी कंट्री भी सुंदर होगी। और लास्टली कोस्टल शिपिंग बहुत जरूरी है। कोस्टल शिपिंग जो है, जो कि ट्रेड बढ़ाता है, जो कि आपकी कंट्री के थ्रू आपकी कंट्री को ग्लोबल मैप पे पुट करता है, बिकॉज इंडिया हैज एक्सेस टू सच अ बिग कोस्ट लाइन। उसकी तरफ जो इन्वेस्टमेंट है वो पीपीपी के रूप में जो है वो करा जाएगा।
कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। सो पीपीपी मोड वाया वीजीएफ, क्योंकि कॉस्ट मोड ऑफ शिपिंग जो है आपको उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। उसके बाद छठा पिलर जो आता है वो बात करता है यूथ पावर पे। यूथ को कैसे भूला जा सकता है? यूथ के लिए जो प्राइमरी चीज है इस वक्त वो है हुनर या स्किल। तो स्किल डिजिटल इंडिया या स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म जो डिजिटाइज्ड है उसके थ्रू जॉब्स को इनेबल किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर्मल स्किलिंग, लिंकिंग विद एम्प्लॉयर्स, जिससे कि आपको नौकरियां मिल सके डिपेंडिंग कि आपको क्या स्किल आती है एमएसएमई सेक्टर में, एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। और उसके साथ साथ जो है कौशल विकास योजना 4.0, इसकी तरफ फोकस जो है अलग अलग स्किल्स की तरफ है, जो कि अगले 3 साल में इंप्लीमेंट होने वाली है। जैसे द स्कीम विल कवर न्यू एज कोर्सेज फॉर इंडस्ट्री 4.0 लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, एकेडेमिया, ये सारी चीजें हैं जो कि स्किल बेस्ड चीजें, जो कि स्किल पे ही डिपेंड करती हैं। तो ये यूथ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यूथ ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए फायदा सबसे ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव मोर इयर्स टू देयर क्रेडिट। उसके सिवा टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना है, पधारो हमारे देश, और देश के नाम पे जो है आप अपना देश देखें। तो इसके लिए जो मूवमेंट है स्वदेश दर्शन स्कीम, वो 50 डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके इनको टूरिज्म फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी जा रही है। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय अ यूनिटी मॉल। हर स्टेट में एक जगह आइडेंटिफाई करके एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट वुड फैसिलिटेट टूरिज्म, क्योंकि आपको टूरिज्म के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा यूरोपियन इकोसिस्टम टूरिज्म पे चलता है, वहां पे इंडस्ट्रीज तो कम है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर जो है वो बहुत मैसिवली ऑपरेट करता है। और फाइनली जो 7वां पिलर है सप्तऋषि का, वो है फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं? सबसे पहले एक फाइनेंशियल रिपोजिटरी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री टू फैसिलिटेट एफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन्स, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन की फाइनेंशियली आप इंक्लूड करें लोगों को, एंड फॉस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस चीज के लिए आपने एक रजिस्ट्री बनाई है जिससे आपके पास सारा डेटा इकट्ठा हो, और इसके बेसिस पे जो है एक बहुत अच्छी स्कीम जो कि एक विमेन एम्पावरमेंट स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम है। तो ये जो है आप ध्यान रखें, ये 2 साल पीरियड अप टू मार्च 2025 के लिए है, जहां पे महिलाएं डिपॉजिट कर पाएंगी। कितना? टू ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 lakhs इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स फॉर अ टेन्योर ऑफ 2 years एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, विद पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। आप कुछ पैसा इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। दिस कैन ओनली हैपन इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स। तो दिस वुड एनेबल देम टू बी एबल टू बी एम्पावर्ड, देम टू बी एबल टू अर्न मनी और इंटरेस्ट भी एक तरीके का फायदा है। ये चीज वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छी स्कीम है। नाम ध्यान रखें, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। डेटा के बारे में मैंने आपको बताया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसकी तरफ एलोकेशन बढ़ चुका है, 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए हो चुका है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये लिमिट आप ध्यान रखें। इसके सिवा कुछ टैक्स प्रपोजल्स में चेंजेस हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये टैक्स प्रपोजल्स में क्या चेंजेस है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। तो टैक्स प्रपोजल्स में जो चेंजेस हैं वो 2 रूप में देखे जाते हैं। एक तो होता है स्लैब, दूसरा होता है इनकम टैक्स रिबेट, कि आपको इसके नीचे टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ये इनकम टैक्स रिबेट लास्ट ईयर तक 5 लाख रुपए थी। ये लिमिट बढ़ के 7 लाख रुपए कर दी गई है इफेक्टिव दिस बजट। इस बजट में दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 7 लाख। ये ध्यान रखें। तो 7 लाख रुपए की लिमिट, यानी कि अगर आपकी आय, आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। देयर इज नील इनकम टैक्स ऑन इट, 7 lakhs। और स्लैब्स में जो चेंजेस देखे गए हैं वो ये है कि पहले जो स्लैब स्टार्ट होता था वो स्टार्ट होता था
2.5 लाख टू 5 लाख से ये जो चीज है ये खत्म कर दी गई है। नाउ द स्लैब इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 lakhs रेंजेस टिल 6 lakhs, 3 से 6 लाख। उसके बाद है 6 लाख से 9 लाख, 9 से 12 12 lakhs, 12 lakhs to 15 lakhs and greater than 15 lakhs, where greater than 15 lakhs happens to be the highest rate of tax, that is 30%, and the minimum 3 lakhs to 6 lakhs happens to be the lowest rate of tax 5%. इसके बाद 5, 10, 15, 20 ऐसे करके स्लैब रेट चलता है। तो ये चेंजेस टैक्स प्रपोजल्स में देखे गए हैं, आप देख लीजिए। तो 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख तक 10% है, उसके बाद जो है वो 20% है, फिर 15 लाख से ऊपर 30% है। ये जो है टैक्सेशन रिजीम ये दी गई है, इसको आप ध्यान रखें। 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है, और जब स्लैब फॉलो करो, यानी कि अगर किसी की तनख्वाह 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो स्लैब में कवर होगा, और किसी की 7 लाख रुपए से कम है तो वो रिबेट में कवर होगा। उसके सिवा क्या देखा जाता है नई टैक्सेशन रिजीम में, क्या क्या सेविंग्स है, आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देके एग्जांपल देके समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे, अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपए है तो एग्जिस्टिंग रिजीम में, प्रपोज रिजीम में दोनों में जीरो है, इट इज निल। 5.5 लाख रुपए है तो भी निल। 7 लाख रुपए है तो इसकी करंट रिजीम में जो टैक्स लगता था वो तकरीबन 34,000 रुपए लगता था, ये जीरो हो जाएगा। अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है तो उसका टैक्स 39,000 लगता था, अब वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख आप ये लगा के चले, इसके ऊपर कुछ डिडक्शंस भी लिए जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब किसी की कोई भी इनकम हो उस पर 50,000 रुपए का डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट देगा आने वाले साल में, जो कि पहले कम था अब बढ़ गया है। अगर किसी की 10 लाख रुपए की इनकम है, वो 78,000 का टैक्स दे रहा था, अब उसको 54,600 का टैक्स लगेगा। ये असली बचत है। किसी की 30 लाख रुपए की इनकम है, वो पहले 6,63,000 रुपए टैक्स दे रहा था, अब जो है 6,08,000 रुपए 6,08,000 टैक्स देगा। अगर किसी की 70 लाख रुपए इनकम है, ये एग्जाम्पल 70 लाख का लिया गया है क्योंकि 50 लाख से ऊपर सरचार्ज लगता है। उसके ऊपर आप ये लगाएं 21 लाख रुपए का इनकम टैक्स था, अब वो 20,42,000 हो जाएगा। इसकी 60,000 रुपए की सेविंग्स है। किसी की 1.5 करोड़ की इनकम है तो उस पर 50,68,000 रुपए टैक्स अभी लगता है, और वो 50,05,000 रुपए हो जाएगा। तकरीबन 65,000 रुपए की सेविंग है, 63,000 की सेविंग है। और यदि किसी की 6 करोड़ की इनकम है, उसके ऊपर 2,52,00,000 रुपए टैक्स लगता था, ये कम होके 2,30,00,000 के आसपास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर इनकम ग्रुप में जो है वो टैक्सेशन रेट्स पे फर्क पड़ा है और सरचार्ज पर भी फर्क पड़ा है। उसके सिवा कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि कंपनीज के ऊपर जो टैक्स है वो 15% एक कंसेशनल टैक्स है, अगर कंपनीज इसके लिए ऑप्ट करें। स्टार्टअप्स के लिए जो है पहले कुछ साल टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्पशन में आते हैं। अग्निवीर टू गेट टैक्स एग्जम्पशन ऑन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड, इनको एग्जम्पशन दी गई है। एमएसएमईज के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, प्रिजम्पटिव यानी कि आप नॉर्मल टैक्सेशन में नहीं जाते हो, आपके लिए फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स होता है, आप बोलते हो हम इसी पे दे देंगे, हम 15-22 पर। तो एनहांस लिमिट्स ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन टू 3 करोड़ फॉर एमएसएमईज। तो अगर आप 3 करोड़ से नीचे हो तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे एक रेट पे टैक्स दे दें। एंड ₹75 लाख फॉर प्रोफेशनल्स विद कैश पेमेंट्स लेस देन 5%। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इनकम इतनी है, उस पर भारत सरकार बिना आपकी इनकम देखे और आप टैक्स डिपॉजिट कराओ देगा वो ले लेगा, क्योंकि आपने ये बोला हुआ है कि हम एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में है, तो उसमें आपकी इनकम नहीं देखी जाती। आप ये बोल दो 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम अगर 5 करोड़ है तो भी प्रिजम्पटिव लगेगा, तब नहीं लगेगा, तब तो नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे जो है एमएसएमईज को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिया गया है। तो ये हमारे बजट के जो है डिटेल्ड एनालिसिस थी, और इस एनालिसिस के तहत मैं ये बता दूं, जब ग्लोबली एक रिसेशन यानी कि मंदी का जो है एक मंदी की लहर चली हुई है, वहां पे भारत उस मंदी से सबसे कम अफेक्टेड है। So, with looming global recession, budget seems anticipatory in nature and
केपेक्स इंक्रीज इज वेरी सिग्निफिकेंट कि भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है 10 लाख करोड़ का, विल हेल्प द कॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर्सनल टैक्स चेंजेस आर वेरी सिग्निफिकेंट। भारत सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन में नुकसान है, लेकिन फिर भी देश का इससे बहुत फायदा होगा, मिडिल क्लास का इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो गाइज एंड गर्ल्स, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इस पीडीएफ के लिए जुड़े मेरे साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और इसी के साथ साथ मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो करें। यहां पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड काफी अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।